हाँ जी, डिवेंचर्स क्या होते हैं बच्चे? डिवेंचर्स कौन इशू कर सकता है? किस टाइप की बिजनेस फर्म जो है डिवेंचर्स इशू कर सकती है? कोई आंसर नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। और जैसे शेयर्स इशू किए जाते हैं उसी तरह से डिवेंचर्स भी इशू किए जाते हैं, और इसको जो है पब्लिक सब्सक्राइब करती है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी थोड़ा थोड़ा अमाउंट अगर पब्लिक से एज अ लोन कलेक्ट करती है तो उसको हम डिवेंचर्स बोलते हैं। और डिवेंचर जो है आफ्टर ए सर्टेन ड्यूरेशन जो है ये पे बैक कर दिए जाते हैं, यानी रिडीम कर दिए जाते हैं, ठीक है। और ये भी जो है एक बोरोड फंड्स हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी होता है। तो ये सब चीज़ें आपने 11th में भी की हैं। 12th में आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि जब डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं तो क्या जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, कैसे इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ये इसमें दिया हुआ है। अब देखो डिवेंचर्स के एक बार आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी इसकी है कि डिवेंचर्स क्या है। देखो, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील acknowledging acknowledging the debt. It also contains the terms of repayment of debt and payment of interest at a specified rate। कि एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी ने इशू किया है अंडर इट्स कॉमन सील, यानी कि उस पर कंपनी की अपनी स्टैंप लगी होती है। और एक तरह से डॉक्यूमेंट शो करता है कि कंपनी ने डेट लिया है। डेट मतलब उधार पैसा लिया है। और इसके अंदर जो है कैसे, जो डेट डेट का मतलब होता है उधार पैसा, तो उधार पैसा कैसे वापस किया जाएगा और कैसे उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो सब उस डॉक्यूमेंट पर स्पेसिफाइड होता है। अब टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, सिक्योर्ड डिवेंचर्स होते हैं। सिक्योर्ड डिवेंचर्स का मतलब विच आर सिक्योर्ड आइदर बाय अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कि कंपनी ने अगर डिबेंचर्स इशू करने से पहले कोई भी अपनी एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है। चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या है? चार्ज क्रिएट करने का क्या मतलब है? चार्ज क्रिएट करना बताया था आपको कभी? 12th क्लास आप क्लास में हो या नहीं हो? चार्ज क्रिएट करने का मतलब होता है एसेट्स को, अपनी एसेट्स को मॉर्गेज करके, अपनी एसेट्स गिरवी रख के जो फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं उनको कहते हैं चार्ज क्रिएट करके एसेट्स, मतलब फंड्स लेना। तो सिक्योर डिवेंचर्स जो होते हैं उसमें कोई चार्ज क्रिएट करके अगर हमने फंड्स डिवेंचर्स इशू किए हैं, अपनी कुछ एसेट्स को हमने किसी एक हमारा मीडिएटर बैंक होता है उसके पास मॉर्गेज करके डिवेंचर्स इशू किए हैं, तो उनको हम सिक्योर डिवेंचर्स कहते हैं। अनसिक्योर डिवेंचर्स वो होते हैं जिसमें हमने कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया। रिडीमेबल डिवेंचर्स, it refers to those debentures which are payable on the expiry of the specific period of time, either in lump sum or in installments during the lifetime of the company। रिडीम करने का मतलब होता है पे बैक करना, कि हमें ऐसे डिवेंचर जो कुछ आफ्टर सम टाइम जो हैं कंपनी उसका पैसा वापस कर देगी। आइदर इन लमसम, लमसम का मतलब कि या तो इकट्ठा वापस कर देगी या इंस्टॉलमेंट्स में वापस करेगी, कि आप हर साल थोड़ा थोड़ा करके पैसा वापस करेगी। इंडिया में केवल रिडीमेबल डिवेंचर्स ही इशू किए जाते हैं, इरिडीमेबल डिवेंचर्स इशू नहीं किए जाते। हाँ जी, irredeemable debentures refers to those debentures that are not repayable during the lifetime of the company and hence are repaid only when the company is liquidated। liquidated का मतलब कि जब कंपनी की सेल हो रही हो, कंपनी बिक रही हो, तभी डिबेंचर्स अगर रीपेबल होते हो तो उनको इरिडीमेबल डिबेंचर्स कहा जाता है। इंडिया में इरिडीमेबल डिबेंचर्स नहीं इशू किए जाते, केवल रिडीमेबल ही इशू किए जाते हैं। इसके बाद कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी होते हैं, कि ऐसे डिबेंचर्स जो
कुछ पीरियड के बाद, कुछ टाइम के बाद अगर इक्विटी शेयर्स चाहे तो अगर डिवेंचर होल्डर्स चाहें तो उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है। इट रेफर्स टू दोज डिवेंचर्स विच आर कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर और इन एनी अदर सिक्योरिटी, कि जो कन्वर्टिबल हो, कि आप चाहें तो कुछ टाइम बाद कंपनी के ऑप्शन पर, कंपनी को ऑप्शन देकर अपने शेयर्स, अपने डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो। उसको हम कहते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। ये या तो फुली कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं और पार्टली भी, कि कुछ डिवेंचर्स को तो आपने उसका कुछ पोर्शन तो आपने शेयर्स में कन्वर्ट करवा लिया और कुछ पोर्शन के बदले में पैसे ले लिए। इसके बाद नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, जिनको हम करवा ना सकते हो शेयर्स में कन्वर्ट, उनके बदले में हमें पैसा ही मिलता हो। तो ये जब हम शेयर, कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है तो उस वक्त ही इन चीज़ों को स्पेसिफाई कर देती है कि ये कन्वर्टिबल है या नॉन कन्वर्टिबल है। इसके बाद है कूपन, स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स। स्पेसिफिक कूपन रेट कि जब डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं, आप डिवेंचर्स के चैप्टर में देखोगे कि डिवेंचर्स जो है कई तरह के हो सकते हैं, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिवेंचर्स होते हैं और डिवेंचर्स के साथ उसके नाम के रूप में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड होता है। आप चैप्टर में देखोगे, ध्यान से सुन लेना ये चीज़, कि चैप्टर में देखोगे कि जैसे लिखा होगा द कंपनी इशूड 8% डिवेंचर्स, या कंपनी इशूड 10% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स, यानी कि अलग अलग जो है उसके साथ परसेंटेज गिवन होगी। जो परसेंटेज गिवन होती है कंपनी के डिवेंचर के नाम के साथ, उसको कूपन रेट कहा जाता है। और वो कूपन रेट एक स्पेसिफिक रेट के साथ वो एक तरह से स्पेसिफाइड होता है कि कंपनी किस रेट से इसको इंटरेस्ट देगी इन डिवेंचर्स के ऊपर। तो इसलिए इनको स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स कहा जाता है। और कंपनी जब भी इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम उस स्पेसिफाइड रेट पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। फिर है ज़ीरो कूपन रेट डिवेंचर्स। ये जो डिवेंचर्स होते हैं इनको कुछ डिवेंचर्स कंपनी ऐसे इशू करती है जिसके ऊपर कोई कूपन रेट नहीं गिवन होता, लेकिन कंपनी उनको डिस्काउंट पर इशू कर देती है। यानी कि उन डिवेंचर्स के साथ कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं होता, लेकिन कंपनी क्या करती है, उनको कुछ कम अमाउंट पर इशू करके बाद में फुल अमाउंट शेयर होल्डर्स को पे करती है। तो इससे क्या होता है कि जो उनका इशू का अमाउंट है और जो रिडम्पशन का अमाउंट है, उनका डिफरेंस ही इंटरेस्ट माना जाता है। बच्चे आवाज़ आ रही है? आप लोगों की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, ऐसा डिवेंचर विच आर रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रिकॉर्ड, कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर जिसका नाम हो शेयर होल्डर का, उनको हम रजिस्टर्ड डिवेंचर्स बोलते हैं। बेरर डिवेंचर्स, बेरर वर्ड होता है कि जब कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ना हो। अगर रजिस्टर्ड डिवेंचर है और वो डिवेंचर हम किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें कंपनी के पास जाकर अपना कंपनी के रिकॉर्ड्स में नाम बदलवाना पड़ता है। जाकर मतलब कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है और कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में जो व्यक्ति पहले से रजिस्टर्ड था उसके नाम हटाकर नए व्यक्ति का नाम रजिस्टर्ड करती है। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स की ट्रांसफ़र करने में थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लेकिन अगर डिवेंचर बियरर हो तो उसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड नहीं होता और हम केवल अगर इन डिवेंचर्स को किसी दूसरे व्यक्ति को केवल हैंड ओवर कर दें, मतलब कि सिर्फ उसके हाथ में वो डिवेंचर्स हम दे दें, तो भी वो डिवेंचर्स ट्रांसफर्ड माने जाते हैं। तो बियरर डिवेंचर्स आर द डिवेंचर्स दैट आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी एंड कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी, कि हम केवल अपने शेयर्स को, डिवेंचर्स को अगर वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें
उसको किसी दूसरे व्यक्ति को दे दें तो भी वो ट्रांसफ़र माने जाएंगे। अब देखो बेटा, ये जो डिबेंचर्स इशू करते समय हमारी किस तरह से हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, इस चैप्टर में वो आपको डिटेल में बताया है। जैसे इन्होंने कहा है कि इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, कि जस्ट लाइक शेयर्स डिबेंचर्स में बी इशूड आइदर एट पार और एट अ प्रीमियम और एट डिस्काउंट। बेटा आपने इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री पढ़ी है, इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर कर लिया है, तो बताओ क्या इशूड आइदर एट पार, पार का क्या मतलब है? इशूड एट पार का क्या मतलब होगा? मैम जिसमें सारा अमाउंट एक साथ दे देते हैं। सारा अमाउंट एक साथ दे देते हैं? नहीं। और कोई बच्चा बताओ, इशूड एट पार का क्या मतलब होता है? इशूड एट पार का मतलब होता है जो शेयर की अपनी प्राइस है, जो उसकी फेस वैल्यू पे रिसीव होता है। हाँ जी, जो शेयर फेस वैल्यू पर इशू होता है उसको हम कहते हैं इशूड एट पार। तो डिबेंचर्स के भी अपनी एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू का मतलब एक कंपनी की तरफ से उसकी एक प्राइस फिक्स की जाती है, उसको हम कंपनी की फेस वैल्यू बोलते हैं, जो कि उसका अगर आप फिजिकल सर्टिफिकेट देखो, वैसे आजकल जो डिबेंचर्स और शेयर्स हैं वो डीमैट फॉर्म में होते हैं, यानी डिजिटल फॉर्म में हमारा एक डीमैट अकाउंट खोला जाता है और वहाँ पर हमारे शेयर्स चले जाते हैं। आजकल हमें फिजिकल फॉर्म में इनके सर्टिफिकेट नहीं मिलते, लेकिन डिजिटल फॉर्म में इनके सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो उन सर्टिफिकेट्स पर जो प्राइस फिक्स होती है, प्रिंटेड होती है, अगर हम उसी प्राइस पर कंपनी ने शेयर्स को इशू कर दिया या डिबेंचर्स को इशू कर दिया तो हम उसको कहते हैं इशूड एट पार, यानी फेस वैल्यू पर इशू किए गए हैं। समझ रहे हो बच्चे? हाँ। और एट अ प्रीमियम, आप शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकते थे ना? यस मैम, फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे जो ज्यादा वैल्यू होती थी उसको प्रीमियम बोलते थे। हाँ जी। तो अगर हम फेस वैल्यू से ज़्यादा पर उनको इशू करते हैं तो उनको कहते हैं एट अ प्रीमियम। तो जैसे शेयर्स को हम प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं, ऐसे ही डिवेंचर्स को भी प्रीमियम पर इशू किया जा सकता है, या इनको हम डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। शेयर्स को आपने पढ़ा होगा कि डिस्काउंट पर हम इशू नहीं कर सकते। अगर नए शेयर्स हम इशू करें, फोरफिटेड शेयर्स को अगर हम रीइशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता था, लेकिन नया अगर हमने कोई शेयर निकाला है, नया शेयर सब्सक्राइब करवा रहे हैं हम, तो उसको डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते थे, लेकिन डिबेंचर्स के केस में ये भी पॉसिबल है। ठीक है बच्चे? डिस्काउंट पर इशू करने का क्या मतलब होता होगा? डिस्काउंट देना उनमें डिबेंचर्स में। कैसे? मतलब कि उसकी फेस वैल्यू से कम में या ज़्यादा में इशू करना? कम में। हाँ जी, जो फेस वैल्यू है उससे कम अमाउंट पर डिबेंचर्स इशू कर दिए जाते हैं, और जब रीपेमेंट की बात आती है तो कंपनी को पूरी फेस वैल्यू शेयर होल्डर को वापस करनी होती है। ठीक है? तो इसकी जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं और इसका जो प्रोसीजर है ऑलमोस्ट सेम होता है। कंपनी को डिबेंचर्स इशू करने से पहले इसको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और उसी तरीके से इसकी भी न्यूज़पेपर में ऐड देनी होती है। न्यूज़पेपर या अलग अलग मीडिया से पब्लिक को इन्फॉर्म करना होता है कि हम इतने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, और का जो है जो इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी को एज लोन पैसा देना चाहते हैं, वो जितने मर्जी डिबेंचर्स के लिए अकॉर्डिंग टू कंपनी की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली किसी भी अमाउंट के डिबेंचर्स के लिए कंपनी के पास को अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी वैसे लॉट बनाती है इनके भी, और कंपनी को के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवा दिया जाता है, और कंपनी के फिर जो भी फंड मैनेजर्स हैं वो जो डिसाइड करते हैं उनको डिबेंचर्स इशू हो जाते हैं उन लोगों को, और कंपनी उनको अपनी बुक्स में एज बोरोड फंड्स उन डिबेंचर्स के अमाउंट को रिकॉर्ड कर लेती है। ठीक है? तो इस तरह से जो है ये डिबेंचर्स का आगे कैसे होगा, इसमें भी अलॉटमेंट और एप्लीकेशन
फर्स्ट कॉल हो सकती है, पर नॉर्मली क्योंकि एक लोन है और कंपनी नॉर्मली जो है अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा एक साथ मंगवा लेती है। तो जैसे शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में आपने देखा कि हम बहुत सारी एंट्रीज करते थे, एप्लीकेशन की एंट्री अलग की हैं, अलॉटमेंट की अलग की हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की अलग अलग की, बीच में फोर फीचर हो गया, वो सब यहाँ पर इसमें होने के चांसेस बहुत ही मीगर हैं। तो मतलब इस चैप्टर में आपको ज़्यादातर ये चैप्टर जो है सिर्फ 2-3 एंट्रीज पर जो है डिवेंचर्स का इशू हो जाता है। अच्छा, जैसे हमने डिवेंचर्स को कैश के बदले में इशू किया, यानी हमारे पास कैश आ गया। दूसरा, हम डिवेंचर्स को कैश की बजाय सीधा एसेट्स खरीद कर भी इशू कर सकते हैं। जैसे शेयर्स में था कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसी तरह से डिवेंचर्स को भी हम अदर देन मतलब फॉर एनी अदर कंसिडरेशन देन कैश हम इशू कर सकते हैं। हाँ जी, सेम उसी तरीके से इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर एज परचेज कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स या बिजनेस परचेज। ज़्यादातर जैसे हम किसी का दूसरा चला चलाया बिजनेस, रनिंग बिजनेस अगर हम परचेज करते हैं तो उनसे एसेट्स खरीद कर बदले में जो भी पेमेंट करनी है, उस पेमेंट के बदले में हम उनको डिवेंचर्स, अगर हमारे टर्म्स कॉन्टैक्ट उनके साथ हुआ हो तो हम उनको बदले में जैसे शेयर्स देने की बजाय हम उनको डिवेंचर्स भी दे सकते हैं। तो ये भी आपने जो टॉपिक शेयर कैपिटल में किया था चैप्टर में, इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में किया था, उसी तरीके से हम इनको भी, इन एंट्रीज़ को भी करेंगे। तो हम ये सारा डिटेल में करेंगे। इसके अलावा देखो, ये तो एक तो हो गया, आपने इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश किया, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश किया, और एक होता है कि हमने डिवेंचर्स को एज कोलेट्रल सिक्योरिटी जो है इशू किया। कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में इशू करने का मतलब क्या होता है कि कंपनी जब किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से लोन लेती है तो उसको कोई भी अपनी प्रॉपर्टी जो है बैंक को मॉर्गेज करनी पड़ती है, गिरवी रखनी पड़ती है। तो ऐसे में कई बार बैंक्स उनसे कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी मंगा लेते हैं। देखो, व्हेन द कंपनी इशूज डिवेंचर्स टू लैंडर्स, लैंडर्स कौन होंगे? लैंडर्स कौन होंगे बेटा? लैंडर्स कौन होते हैं? कौन होते हैं बच्चे लैंडर्स? क्या हुआ, 12th क्लास सब चले गए क्या बच्चे? नो मैम। हाँ जी, नो मैम। लैंडर्स, लैंडर्स कौन होते हैं बताओ? बोरोवर कौन होता है? बोरोवर कौन होता है बच्चे बताओ? मैम जो उधार पे पैसे देता है। उधार पैसे लेता है उसको बोरोवर कहते हैं। मैम लैंडर्स जो देता है हाँ जी, उधार लैंडर्स पैसे। जो पैसे उधार देता है। तो पैसे उधार कौन दे रहा है यहाँ पर इस कंडीशन में? जो मैंने ये कोलेट्रल सिक्योरिटी वाला टॉपिक करवा रही हूँ, इसमें मैंने अभी बताया कि कौन पैसे उधार ले रहा है और कौन दे रहा है, कौन लैंडर है और कौन बोरोवर है इसमें? कंपनी बोरोवर है और बैंक्स लैंडर्स हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब कंपनी जो है अपने लैंडर्स को कोई एडिशनल सिक्योरिटी, यानी कि एक सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी क्या होती है? जो हम अपना सामान उनको देते हैं मॉर्गेज करके, हम अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कुछ भी जो हम उनको देते हैं उसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी। तो जब वो तो होती है प्रिंसिपल सिक्योरिटी यानी मेन सिक्योरिटी। ठीक है, अगर हम मेन सिक्योरिटी के अलावा एक्स्ट्रा कोई सिक्योरिटी देते हैं उसको हम बोलते हैं एडिशनल सिक्योरिटी। तो कई बार हम अपनी मेन एसेट्स को तो एज सिक्योरिटी उनको दे ही देते हैं, साथ में वो लोग कुछ और एडिशनल अगर सिक्योरिटी चाहें तो वो लोग जो है एडिशनल सिक्योरिटी चाहें
तो उसके बदले में हम उनको डिवेंचर्स इशू करके दे देते हैं, जो एग्जीक्यूट केवल तब होते हैं जब वो डिवेंचर्स, अगर हम लोन पे ना करें तो जो है डिवेंचर्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं। मीन्स एक तरह से जो डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी होते हैं, ये डमी डिवेंचर्स होते हैं तब तक जब तक कि कंपनी अपना लोन टाइम पर चुका रही है। अगर वो लोन टाइम पर पे कर रही है, लोन की जो इंटरेस्ट वगैरह सब टाइम पर पे कर रही है, तो जब लोन रीपे हो चुका होता है तो डिवेंचर्स कैंसिल हो जाते हैं और इन डिवेंचर्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। इंटरेस्ट पे किया जाता है केवल मेन लोन के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी अपना लोन टाइम पर नहीं पे ऑफ कर पाती तो ये डिवेंचर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। एग्जीक्यूट मतलब इनको हम एक्चुअल डिवेंचर्स मानकर इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसके भी मेथड्स हैं, ये सब हम करेंगे। अब हम जो है एक बार इनकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं कैसे होती हैं। ये मैं जो आपका सपोर्ट मटेरियल आपको मिला हुआ है, मैं उसी में से ये करवा रही हूँ, ठीक है। बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल है इसकी, तो हमें यहाँ पर इसमें जो गिवन है हम उसकी थ्योरी को कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप डिबेंचर शेयर्स इशू करते हो, उसी तरीके से डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। ये बात मैंने आपको बताई। और देखो, यस मैम। आपने सबसे पहले जब आपने डिबेंचर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया तो पब्लिक आपको, जो भी व्यक्ति इन्वेस्टर्स आपके कंपनी के डिबेंचर्स खरीदना चाहते हैं, वो लोग आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवा देंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो आपको X% दिखाई दे रहा है इसमें, ये जो X% दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये X% जो है, ये X% जो है, ये उस डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने आपको बताया था अभी कि जब भी कंपनी शेयर डिबेंचर्स इशू करती है तो उसका जो नाम है वो डिबेंचर्स के रूप में, वो जो उसका नाम है वो उसके इंटरेस्ट के रूप में शो करती है कि ये जो डिबेंचर्स, क्योंकि हो सकता है कंपनी अलग अलग रेट के कई डिबेंचर्स इशू कर दे, तो उसके साथ वो X%, जैसे 9%, 10%, 12% ये लगा देती है। तो ये एक तरह से डिबेंचर का नाम भी बन जाता है और ये कंपनी का जो डिबेंचर के ऊपर दिया जाने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बन जाता है। तो देखो, पहली एंट्री क्या होगी, जैसे कि हम शेयर के इशू करते समय करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसका क्या मतलब होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट का? इस एंट्री का क्या मतलब हुआ बेटा? बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट का क्या मतलब हुआ? ये क्या शो कर रहा है? कैश आया। कैश, कैश बैंक में डिपॉजिट हो गया। और ये टू डिवेंचर यस मैम। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसका क्या मतलब है? ये क्या शो कर रहा है? हाँ जी, बताओ, ये क्या शो कर रहा है? मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बैंक में कंपनी ने पैसा रिसीव किया है और ये जो पैसा है ये 10% डिवेंचर, 10% क्या है, डिवेंचर हमारे 10% इंटरेस्ट वाले जो डिवेंचर्स हैं उनके लिए ये पैसा, उनके अगेंस्ट ये पैसा आया है। यानी कि हमें इन डिवेंचर्स को 10% इंटरेस्ट देना होगा और जो है उनके नाम का ये पैसा आया, यानी ये जो पैसा हमारा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा है, ठीक है। ये जो हम कंपनी टाइम देती है, कुछ टाइम देती है कि आप हमारे यहाँ अप्लाई करो। इसके बाद जब बिल्कुल
उसी तरह से जैसे कि आपने शेयर कैपिटल में किया था, आपने यही डिबेंचर्स जितना भी पैसा यहाँ पर आया हो उसी पैसे को क्या करना है, फाइनली डिबेंचर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है। डेबिट टू, सेम आपने लिख देना है कि अब ये पैसा हमारा, जब तक देखो यहाँ पर क्या है, ये जो हम डिबेंचर को क्रेडिट कर रहे हैं ये शो कर रहा है कि ये हमारी एक लायबिलिटी है, कि ये जो पैसा हमारे पास आया है ये एक लायबिलिटी है। अच्छा, ये डिबेंचर्स जो हैं हमारे, जैसा कि बताया मैंने आपको कि ये एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट भी इशू हो सकते हैं। तो वो जो हम जो करते हैं ये एट प्रीमियम, एट पार और एट डिस्काउंट जो हमें इशू करना होता है, ये हम डिबेंचर्स को इशू करते समय ही कर लेते हैं। इसमें ये बहुत ही इजीली हम इन एंट्रीज़ को कर सकते हैं। देखो सपोज़ हमारे 1000 रुपीज़ जो हमारी, जैसे सपोज एक एग्जांपल है कि अ कंपनी इशूड 1000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 1000। अब यहाँ पर ना देखो आपको एक हमेशा एक इंटरेस्ट का रेट हमेशा दिखाई देगा। 1000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच। अब यहाँ पर हो गया कि देखो कंपनी ने इशू किए हैं 1000 डिबेंचर्स हैं, 10% डिबेंचर्स हैं। ये 10% डिबेंचर्स का अभी आपकी इशू की एंट्री में केवल इतना रोल है कि वो डिबेंचर का नाम है और आपको साथ में डिबेंचर की फेस वैल्यू दे रखी है कि वो 100 रुपीज़ का एक है। अब आपने आगे देखना है क्वेश्चन में कि वो एट पार है तो क्या एंट्री होगी, तो बेटा यही एंट्री हो जाएंगी ये वाली। सेम एंट्री हो जाएंगी और अमाउंट यहाँ पर क्या डलेगा, क्या अमाउंट होना चाहिए बेटा यहाँ पर? 1000। हाँ जी, 1000। 1000 तो डिवेंचर्स हैं, 1000 इंटू 100 फेस वैल्यू, क्योंकि कुछ नहीं कहा। अगर ये पार पर है तो हमें पब्लिक कितना पैसा देगी? 1 लाख। 1 लाख। हमारे पास कितना रुपये आ जाएगा? 1 लाख। ठीक है, कंपनी को 1 लाख रुपीज़ चाहिए था तो उसने क्या किया, वो 1 लाख रुपीज़ इकट्ठा लेने की बजाय लोन पर पब्लिक को डिबेंचर्स इशू कर दिए। तो ये एंट्री हो गई हमारी 1 लाख की। ये थोड़ा सा टेबल बनानी चाहिए थी ना, चलो अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री बताओ क्या होगी। ये एंट्री क्या शो कर रही है, इसकी क्या नरेशन होगी? नरेशन होगी इसकी बीइंग डिबेंचर्स मनी इशूड रिसीव्ड, डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये तो इसमें तो कंपनी ने डिबेंचर्स की एप्लीकेशन मनी रिसीव की है। अब यहाँ पर ये एंट्री क्या होगी, ये कितने से होगी बेटा बताओ? ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ये एंट्री बताओ कितने से होगी? ये बच्चे जो हमने यहाँ पर एंट्री की है ये यूं की यूं यहाँ पर समझ लो कॉपी पेस्ट होगी। जो भी अमाउंट है, जो भी एंट्री है वो एज इट इज़ आएगी। ठीक है, जितना हमने ऊपर अमाउंट डाला वो ऐसा का ऐसा जाएगा और इसको अब हम यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू डिबेंचर कैपिटल अकाउंट और इसको हम लिखेंगे बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू
डिबेंचर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब अगर मान लो यही डिबेंचर्स इशूड एट पार की बजाय अगर यही डिबेंचर हमने इशूड एट प्रीमियम कर रखा होता तो क्या होता? सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर लिखा होता आपको एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹10 ईच। सपोज ये लिखा होता, फिर क्या होता? यही एंट्री होती, लेकिन डिफरेंस क्या होता? मैम हाँ जी बताओ। मैंने 1,10,000 की वो रहता फिर से मनी रिसीव होता है। हाँ जी, जो अमाउंट रिसीव होना था वो थोड़ा सा ज़्यादा रिसीव हो जाता, यानी यहाँ पर जो हमारे बैंक में पैसा था, बैंक में एंट्री बढ़ जाती और यहाँ पर हमारे को 1,00,000 की बजाय 1,10,000 रुपये मिलते। यहाँ पर भी हमारे 1,10,000 होते, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता हमारा 1,10,000 से। और बताओ क्या चेंज आता? जो ये वाला अमाउंट है, मैंने आपको बार बार बताया कि ये वाला जो अमाउंट है एज़ इट इज़ दोबारा से जब हम ट्रांसफ़र करते, देखो यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जब हम ट्रांसफ़र करेंगे एंट्री तो हमारा जो ये वाला अमाउंट है और ये वाली जो स्टेटमेंट लाइन है वो पूरी की पूरी यहाँ कॉपी पेस्ट होती है। 1,10,000 और डिबेंचर कैपिटल में लेकिन 1,00,000 ही जाता और बाकी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने मिला है 10,000 रुपये उसको हम लिखते टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन के पैसे को इस तरह से कर लिया। अभी अगर सपोज यही शेयर्स, यही डिवेंचर्स हमारे प्रीमियम की बजाय अगर डिस्काउंट पर होते तो क्या होता? मैम फेस वैल्यू से कम मनी रिसीव होता है हाँ जी, हमें। एट अ प्रीमियम की बजाय यहाँ पर हमने लिख दिया डिस्काउंट ऑफ रुपीज़। डिस्काउंट जो है ध्यान रखो, शेयर्स का डिस्काउंट जो है कभी भी 10% से ज़्यादा अलाउड नहीं है। ठीक है, तो डिस्काउंट है इसमें 10% ही हो रहा है। तो अब बताओ हमारे बैंक में कितने पैसे आते? 90,000। हाँ जी, यहाँ पर हमारे 1,000 डिवेंचर्स को हम 90 रुपये में इशू कर रहे हैं, तो देखो हमारे पास आ गए 90,000 और ये भी हमारे 90,000 होते। अब नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं हमारे पास? देखो अब यहाँ पर क्या है, कंपनी उनको इशू तो कम में कर रही है लेकिन उनको देगी पूरी पेमेंट। अब वही मैंने आपको जैसे कहा कि हमें ये वाली एंट्री एज इट इज़ देखो उठानी है और एस जो हमने उधर लिखा है उसी को हमने लिखना है और यहाँ पर डिबेंचर कैपिटल वही 1,00,000 की रहेगी। तो जो डिफरेंस होगा, यानी कि जो यहाँ पर कंपनी क्या कह रही है कि हमने आपसे 90,000 रुपीज़ लिए हैं लेकिन हम आपको वापस पूरे 1,00,000 ही करेंगे। तो जो डिफरेंस है 10% डिस्काउंट, ये कंपनी का लॉस है जिसको वो लिखेगी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो एक तरह से ये कंपनी यहाँ पर अपनी तरफ से डिस्काउंट दे रही है जो कि ये कंपनी का इशू डिवेंचर्स इशू करते समय लॉस है, तो इसको एज लॉस ये रिकॉर्ड करेगी और एक तरह जो है शेयर होल्डर से ये कर रही है। इसने जो शेयर होल्डर से प्रॉमिस किया है कि आप हमें 90,000 रुपीज़ दो, इशू करते समय वो उनसे 90,000 रुपीज़ ले रही है और साथ में 10% डिवेंचर्स भी दे, 10% इंटरेस्ट भी देगी। लेकिन जब रीपेमेंट का टाइम आएगा, रिडीम करने का टाइम आएगा, तो ये उसको जो है पूरे 1,00,000 रुपीज़ देगी और जो 10,000 रुपये वो एक्स्ट्रा देगी वो कंपनी अपने लाइफ टाइम में अपने प्रॉफिट्स में से जो है प्रॉफिट्स में से कलेक्ट करके ये उनके लिए डिस्काउंट का 10,000 रुपया कंपनी का लॉस होगा। तो इस तरीके से आपने ये एंट्रीज़ देखी हैं
जो हम कंपनी अगर डिबेंचर्स को नॉर्मल डिबेंचर्स इशू करती है, जिसमें कि अच्छा, इन डिबेंचर्स को इशू करते समय जहाँ पर भी आप देख रहे हो डिबेंचर कैपिटल अकाउंट, ये डिबेंचर कैपिटल जो है ये शो कर रहा है कंपनी की लायबिलिटी को। ये हमने जब क्रेडिट एंट्री की है तो ये शो कर रही है कि कंपनी आफ्टर सम टाइम कितने पैसे वापस करेगी। अब इन क्वेश्चंस में आपने देखा कि सभी में, तीनों ही केसेस में कंपनी ने शो किया है कि हम आपको पूरे 1 लाख रुपीज़ वापस करेंगे। देखिए इसमें भी, चाहे वो इशूड एट पार था, प्रीमियम था या डिस्काउंट था, सब में ही कंपनी जो है डिवेंचर होल्डर्स को आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द या आफ्टर मैच्योरिटी जो है पूरे 1 लाख रुपीज़ वापस करने का प्रॉमिस कर रही है। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें इसमें होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी कि कंपनी जो है कई बार डिबेंचर कैपिटल से ज़्यादा अमाउंट देने का भी प्रॉमिस करती है। तो वो कैसे करती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए अब हम क्लास ओवर करते हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई होगी।